फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बैंकिंग इलाइट में। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आईबीपीएस क्लर्क ने अपनी नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो चलिए हम उसके सारे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि उसमें उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कौन कौन सी है। तो आईबीपीएस क्लर्क में पार्टिसिपेटिंग बैंक्स है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। ये सारी बैंकें आईबीपीएस क्लर्क में पार्टिसिपेट करती है और अपनी वैकेंसीज इसमें देती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो रही है और 1 अगस्त को इसकी लास्ट डेट है, तो हमें इस बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसमें हमें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जा रही है SC/ST के लिए, तो वो 16 अगस्त को है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डेट 28, 29 अगस्त और 4 सितंबर है। इसके बाद मेन एग्ज़ाम हमारा 31 अक्टूबर को होगा। चलिए आगे इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनलिटी सिटीज़न ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान अलाउ है। एज मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 साल है। मतलब 2 जुलाई 1993 से पहले और 1 जुलाई 2001 के बाद के कैंडिडेट्स में अलाउ नहीं है। इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखी है, जैसे SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, डिसेबिलिटी के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस। आईबीपीएस क्लर्क के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए होती है। आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें एक्स सर्विसमैन और सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप इसमें आप इन्फॉर्मेशन चेक करके फॉर्म फिल कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं हम इसके एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में क्या सब्जेक्ट होते हैं और कैसे एग्ज़ाम होता है। तो इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। पहले हम प्री क्लियर करते हैं, उसके बाद हमें मेंस एग्ज़ाम देना होता है। प्री एग्ज़ाम में हमें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। पहला इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश में हमें 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, मैथ्स में हमें 35 और रीजनिंग में भी हमें 35 क्वेश्चंस मिलते हैं। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन के 30 मार्क्स होते हैं, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन के 35 मार्क्स और मैथ्स में 35 क्वेश्चन के 35 मार्क्स होते हैं। टोटल हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है इसमें। और आईबीपीएस के एग्ज़ाम में हमें सेक्शनल टाइमिंग और सेक्शनल कट ऑफ दोनों मिलती है। सेक्शनल टाइमिंग प्री एग्ज़ाम में 20 मिनट्स मिलता है हर सेक्शन के लिए, और सेक्शनल कट ऑफ जो एग्ज़ाम आईबीपीएस डिसाइड करता है वो हमें क्लियर करनी होती है। अगर हम किसी सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 माइनस मार्किंग हो जाती है। अब चलिए हम मेंस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट देख लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम में जर्नल फिनेंशियल अवेयरनेस होता है, जिसके 50 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, जिसके लिए हमें 35 मिनट सेपरेटली मिलते हैं। उसके बाद जर्नल इंग्लिश है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, इसके लिए भी हमें 35 मिनट्स मिलते हैं। फिर आया रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं 60 मार्क्स के, इसके लिए हमें 45 मिनट्स टोटल मिलते हैं। उसके बाद मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और मार्क्स 50 होते हैं, इसके लिए भी हमें 45 मिनट्स मिलते हैं। इसमें टोटल 190 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, और टोटल में हमें 160 मिनट्स इसमें मिलते हैं। और ये एग्ज़ाम हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसमें अब हम देख लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। इसकी फ़ीस इसमें देखिए दे रखा है कि जो कट ऑफ के मेन मार्क्स होंगे वही मतलब फाइनलिस्ट कंसीडर करती है। मतलब जब अगर हम मेन मार्क्स की फ़ाइनल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और हमें बैंक अलॉट हो जाती है आईबीपीएस की तरफ से, और उसी के बाद हमें बैंक दे के वो हमें अलॉटमेंट दे देते हैं। अब इसमें ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या हमें, जब हमारा ज्वाइनिंग हो जाएगा तो हमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ये सारे दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में जाके आप इसको देख सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपको क्या क्या लेके जाना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, वो भी इसमें दे रखा है। जिसमें राशन कार्ड और लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड नहीं होता। इसमें हमें या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिड होता है 18+ वालों के लिए, पैन कार्ड
पैन कार्ड कई सेंटर्स पे अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन कई सेंटर्स पे अलाउड कर भी देते हैं। ये सब हमारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने होते हैं उसी की एक ज़ेरॉक्स कॉपी भी ले जानी होती है, और हमारा एडमिट कार्ड हो जाता है, उस पर हमारी एक फ़ोटो वैलिड हमारी फ़ोटो लगी हुई होती है। जो एक बात ध्यान रखिएगा आप कि जो फ़ोटो आप अपने फॉर्म फिलअप के टाइम लगाते हैं वही फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड पे भी लगानी है। अगर फ़ोटो डिफ़र हुई तो वो आपको मना कर सकते हैं एग्ज़ाम देने से, कि आप एग्ज़ाम देने के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए आप देख लीजिए कि आपके पास कौन सी फ़ोटो अवेलेबल है, वही फ़ोटो आप एडमिट कार्ड पे लगाइए, मतलब फॉर्म फिलअप में लगाइएगा। अब इसकी फ़ीस देख लेते हैं। फ़ीस देखने से पहले चलिए हम देखते हैं कि हमें एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है। देखिए, मास्क कंपलसरी है, विदाउट मास्क वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। ग्लव्स उतने कंपलसरी नहीं होते, आप चाहे तो जा सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, अदरवाइज़ आप बिना ग्लव्स भी जा सकते हैं। वाटर बोतल, हाँ वाटर बोतल आपको ले जानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी की फैसिलिटी अब अलाउ नहीं कर रखी है उन लोगों ने। हैंड सैनिटाइज़र एक आप अपने साथ ले जाइए, अच्छा रहेगा। एक पेन और एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे कॉल लेटर और वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और उसका ज़ेरॉक्स। और इसकी फ़ीस SC ST PW और एक्स सर्विसमैन के लिए 175 और जर्नल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 850 है। और इसमें GST इंक्लूसिव है। टोटल 850 फ़ीस जर्नल OBC और EWS के लिए हमें देनी होती है। उसके बाद इस बार वैकेंसी इसमें 5000 प्लस आई है। अदर स्टेट्स मतलब इसमें हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसी होती है, तो आप अपने स्टेट के जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें लोकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप उसी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कीजिए, या तो जिस स्टेट से आप हैं, या अगर आपको और किसी अदर स्टेट से अप्लाई करनी है तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको उस स्टेट की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो प्लीज़ चांस मत लीजिएगा, क्योंकि आप अगर लोकल लैंग्वेज टेस्ट में फ़ेल होते हैं तो आपकी वैकेंसी मतलब आपको फ़ेल कर दिया जाएगा कम्प्लीटली, और आप मेंस क्लियर करने के बाद भी एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप देख लीजिएगा। आप अगर आपको अदर स्टेट से ही फिल करना है तो जहाँ की लैंग्वेज हिंदी हो आप वहाँ से फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी ऐसे स्टेट से अप्लाई मत कीजिएगा जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती। आप अपने स्टेट के हिसाब से आप अपनी वैकेंसी चेक कर लीजिए कि आप कौन से स्टेट से हैं। आप इसमें नोटिफिकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे ये अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश। अब अंडमान निकोबार में टोटल 3 ही पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और ये आंध्र प्रदेश में बैंक ऑफ इंडिया ने 9 दी है, कैनरा बैंक ने 3 दी है, और पंजाब सिंध बैंक ने 3 वैकेंसी दी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 248 वैकेंसी दी है। मतलब इसमें तो वैकेंसी अच्छी है, आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज आप देख लीजिएगा। अब अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसी कैनरा बैंक ने 1 दी है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 9 वैकेंसी दी है। और आप ये देख रहे होंगे कि इसमें NR लिखा हुआ है। NR का मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, मतलब इन बैंकों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। तो ये आपके एग्ज़ाम तक, मतलब एग्ज़ाम तक ही नहीं, आपके रिज़ल्ट तक, प्री के रिज़ल्ट तक भी इसमें वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे इतनी ही वैकेंसी है, क्योंकि कई बैंक है जैसे कि इंडियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये हमेशा प्री एग्ज़ाम के आसपास ही अपनी वैकेंसीज ऐड करती है, जो बहुत मतलब वैकेंसी में बहुत डिफ़र कर जाता है कि पहले क्या वैकेंसी थी और बाद में क्या वैकेंसी है। एक साल में PNB 5000 पोस्ट तक दे देती है, तो आप अपने पोस्ट के हिसाब से आप अपसेट ना हो। असम में देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 3 पोस्ट दी है, कैनरा बैंक ने 7 दी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 79 दी है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 3 दी है, और यूको बैंक ने 40 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 24। मतलब टोटल में ये वैकेंसी भी आसाम के लिए अच्छी है। अब बिहार में बैंक ऑफ इंडिया ने 40 वैकेंसी दी है, कैनरा बैंक ने बिल्कुल भी नहीं दी है, मतलब इसने रिपोर्ट कर दिया है बट वैकेंसी नहीं दी है अपनी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 144 दी है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 3 दी है, यूको बैंक ने 44 दी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 21 दी है। मतलब अप्रॉक्स 200 प्लस वैकेंसी, 250 प्लस वैकेंसी बिहार में है, तो बिहार के लिए भी वैकेंसी अच्छी है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है, कुछ स्टेट में बिल्कुल भी नहीं है और कुछ स्टेट में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब ये दिल्ली में देखिए, बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 13 दी है, कैनरा बैंक ने 25 दी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट कर दिया बट वैकेंसी नहीं दी है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी रिपोर्ट की है बट वैकेंसी नहीं दी है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने 70 और यूको बैंक ने 10 दी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 140 वैकेंसी दी है। मतलब 250 के आसपास तो यहाँ भी वैकेंसी दिल्ली में है। तो जिनके स्टेट में कम वैकेंसी है और वो अपने लैंग्वेज की वजह से कहीं और से अप्लाई नहीं कर सकते, वो दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं। गुजरात की वैकेंसी हम देख लेते हैं। गुजरात में बैंक ऑफ बड़ौदा की तो अभी तक नहीं आई है। बैंक ऑफ इंडिया ने 66 दी है, कैनरा बैंक ने 20 दी है,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 120 दी है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने नहीं दी है वैकेंसी, रिपोर्ट कर दी है बट वैकेंसी नहीं दी है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 3, यूको बैंक ने 20 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 128। मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि 300 प्लस वैकेंसी आपकी है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गुजरात से अप्लाई करने से पहले आपको गुजराती सीखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ लोकल लैंग्वेज गुजराती मानी जाती है। अब इस तरीके से आप बाकी सारे स्टेट के आप चेक कर लीजिएगा। आपको अच्छी वैकेंसी जो मिलेगी वो आपको महाराष्ट्र की मिल जाएगी। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आती है। बाकी आप अपना चेक कर लीजिएगा कि क्या कैसे है, और अगर और कोई अदर क्वेरीज आपकी बचती है कि आपको पूछना हो कि क्या चीज़, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रह गई हो। ऐसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आप लोगों को, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी आपके मन में आती है तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।